हेलो हाय गाइस, दिस इज प्रेमदा वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाने वाला प्रेमदा। और मैं आज आपके लिए एनटीएससी क्लास 9 एंड 10th की एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जो कि एनटीएससी स्टेज 1 फॉर गुजरात स्टूडेंट्स के लिए होगी। इस जो एग्ज़ाम 14 फेब को है उस डेट के हिसाब से ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें से लगभग दो दो मार्क्स समझ सकते हैं ये आएगा। ऐसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट्स आ जाती हैं, इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन ये रेड्यूस सिलेबस में आता है, मगर एनटीएससी में बोर्ड कोई ऐसा प्रॉपर सिलेबस नहीं देता, तो हम इसको कंसिडर करके चलेंगे कि हाँ ये आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया ने एंशियंट पीरियड में इंडिया ने एंजॉय किया था एक ऐसी पोजीशन जिसमें उसको किसी से कंपेयर ना किया जा सके। क्योंकि इंडिया के पास सब इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, कल्चर ऐसा था, और रिलीजियस तो पहले से ही थे, आप सब जानते होंगे। तो अ, इंडिया की ऐसी पोजीशन देख के वर्ल्ड से ट्रेडर्स आए इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे डिमांड थी बहुत, इसलिए वो इंडिया में आए। और इंडिया के स्पाइसेस की डिमांड्स थी, मुस्लिन एक क्लॉथ होता है, सिल्क क्लॉथ की डिमांड थी, इंडिगो एक बहुत इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज से सेलर्स आए थे इंडिया में। तो ट्रेड इंडिया और यूरोप के बीच में लैंड रूट से होता था और सी रूट से होता था। और इन दोनों के, इंडिया और यूरोप के बीच में इस्तांबुल, जो कॉन्स्टेंटिनोपोल पल टर्की टर्की में है, उस टाइम पे इसको कॉन्स्टेंटिनोपोल बोला जाता था। तो आगे चलते हैं। और वहाँ पे एक बार कॉन्क्वेस्ट हुआ था जो कि हुआ था 1453 एडी में। किसने किया था? टर्किश मुस्लिम ने किया था। और सी रूट जो था, जो इस्तांबुल हो के आता था इंडिया को, क्लोज कर दिया था। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। और जैसे ही वो रूट बंद हो गया, तो यूरोप के लोग, जो जिनको यूरोपियंस बोलते हैं, तो उनको लगा हम तो इसके अलावा इसके बिना कुछ कर नहीं सकते, इंडियन स्पाइसेस जो ऊपर रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बताए थे। तो ऐसे सिचुएशन आ गई कि उनको एक न्यू सी रूट डिस्कवरी करने की ज़रूरत पड़ गई। तो तो फिर पोर्टुगीज किंग जो थे, जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को कि आप जाओ, ऐसे मतलब आप जाके लेके आओ स्पाइसेस कैसे भी करके, और एक न्यू सी रूट डिस्कवर करो। तो उन्होंने इंस्पिरेशन दी, एनकरेज किया, और इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल हेल्प दी पीपल्स को। तो वहाँ से कुछ ब्रेव पीपल्स आए थे एक न्यू सी रूट डिस्कवर करने के लिए। बहुत सारे बहुत सारे पीपल, बहुत सारे मैन ने ट्राई किया, मगर कोशिश नहीं मिली, तो कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो एक का नाम था बार्थोलोमेव डियाज, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप एक पोर्ट है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो ये एक इम्पोर्टेंट सी रूट है। सी रूट में एक पोर्ट है, इम्पोर्टेंट है आज भी, इससे ट्रेड होता है, और बहुत बड़ा ट्रेड होता है। आपको अभी बता नहीं सकता, ये मैप में नीचे समझा दूंगा। तो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही पोर्टुगीज किंग ने किया, वैसे ही देखा देखी करते हुए किंग ऑफ स्पेन ने भी किया। तो उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे बड़े बड़े सी रूट डिस्कवरी के लिए भेजे, बड़े बड़े लोग भेजे सी रूट डिस्कवर करने के लिए। तो 1492 में एक एक बार वो एक आइलैंड पे आके रुक गए। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो अभी के हिसाब से वेस्ट इंडीज़ का माना जाता है, क्योंकि अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। तो कोलंबस ने वहाँ पे उनको लगा कि हमने एक न्यू सी रूट डिस्कवर कर लिया है इंडिया का, और बहुत सालों तक माना भी है। मगर
वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी अमेरिगो वेस्पुक्सी ने, और उन्हीं के नाम पे ये लैंड का नाम हो गया अमेरिका। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, किसने क्लैरिफिकेशन दी थी ये आ सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकले, एक ये और एक वो इस्तांबुल वाला कर सकते हैं। आपको मैप में नीचे समझा देता हूँ हुआ क्या था। पहले पोर्टुगाल मतलब यूरोप से ये सी रूट था, पहले सी रूट, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इराक तक सी रूट था, फिर उसके बाद लैंड रूट से कन्वर्ट होकर वापस से सी रूट हो जाता था। तो यहाँ पे कुछ एक कॉन्क्वेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि हाँ ये जो सी लिखा है ये इस्तांबुल है और ये टर्की, पूरा टर्की है, सी को इंक्लूड करते हुए। तो जैसे ये बंद हो गया तो यहाँ पे यूरोपियंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद पोर्टुगल से आपको पता ही है कि प्रिंस हेनरी ने एक कई शिप भेजे थे। तो उसके बाद तो ये जो डॉटेड लाइन है न्यू सी रूट था, और केप ऑफ गुड ऑफ पेरा इसको बार्थोलोमेओ डियाज ने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद ये आगे जाके मोज़ाम्बिक और भी कई शहरों पे जाके फिर सऊदी अरेबिया होते हुए कैलिकट जाता था। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। पोर्टुगीज सेलर जिनको हम सब जानते हैं, वास्को डी गामा ने एक डिस्कवरी की थी न्यू सी रूट की, कब की थी 1498 एडी में, जब वो कैलिकट पहुंचे थे। केप ऑफ गुड होप होते हुए वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कैलिकट सिचुएटेड है। वहाँ पे एक इंडियन सेलर की मदद से वो उनका स्वागत किया गया किंग जैमोरियन ने, और उनको कहा कि आप वहाँ पे ट्रेड यानी बिजनेस कैरी आउट करो। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट कहा जाता है वर्ल्ड में, जब ट्रेड चालू हुआ यूरोपियंस का इंडिया के साथ फिर से। तो अब आगे चलते हैं, अराइवल्स कैसे हुए थे यूरोपियंस के इंडिया में। तो वो था कि पहले पोर्टुगीज आए, उन्होंने ट्रेड एस्टेब्लिश किया था, फिर उन्होंने ट्रेड चालू कर दिया सी रूट से इंडिया में। तो 100 साल के अंदर ही पोर्टुगीज, आप जानते हो कि 100 साल के अंदर फिर बहुत सारे टेरिटरीज पोर्टुगीज पीपल ने बनाई थी। दीव, दमन, गोवा, कोची, मलाका, ये सब टेरिटरीज हैं। और पोर्टुगीज पीपल को एक तरह से सक्सेस मिल गई थी ट्रेड के अंदर। तो देखा देखी करते हुए डच पीपल आए हॉलैंड से, डेनिश पीपल आए डेनमार्क से। उनको भी लगा कि हम भी सक्सेस पालेंगे, कुछ हद तक मिली थी, मगर वहाँ पे फिर पोर्टुगीज पीपल ने मना कर दिया था। तो यहाँ पे इंग्लिश ट्रेडर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। और उन्होंने क्यों की थी, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड कैरी करने के लिए। और वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि आप जाके ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड की शुरुआत कीजिए। तो पहला शिप आया था किसकी लीडरशिप में, लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो आगे आके रुका था, आया था और सूरत में आया था। तो मगर ये एरिया में डोमिनेंस था पोर्टुगीज का, तो उनको ट्रेड की इजाज़त नहीं मिली पोर्टुगीज पीपल से। मगर उन्होंने सोचा कि हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर जहांगीर से मदद मांगी, कि बोला कि हमको भी ट्रेड करना है, तो आप हमें परमिशन दे दिए। तो जहांगीर ने परमिशन दे दी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया था सूरत में, वो भी 1613 एडी में। और कंपनी ने सेंटर एस्टेब्लिश किए थे फिर धीरे धीरे सूरत, भरूच और अहमदाबाद में। जैसे आप देख सकते हैं मैप में कि कैसे कैसे कॉलोनी एक्सपांड हुई थी। तो ये तो है पोर्टुगीज पीपल का, ये दीव, दमन, गोवा, कैलीकट में भी आए थे, कोची में भी आए थे। फिर उसके बाद फ्रेंच पीपल भी आए थे, मगर फिर ये ब्रिटिश कॉलोनी है, ये सब ब्रिटिश कॉलोनी है।
तो फिर फ्रेंच कॉलोनी भी बनी। जैसे इस फिर आगे चलते हैं। मगर जैसे आपने देखा कि सूरत में, भरूच में और अहमदाबाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था मराठास का। तो मराठास ने मना कर दिया कि, और कंपनी को भी लगा कि ये डेंजर एरिया है, तो वो उन्होंने मूवमेंट दिखाई साउथ की। मतलब अ, आपको मैप में समझाता हूँ। ये जो एरिया था ये मराठास के इलाके में आता था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो चलो आगे चलते हैं। मराठास का एरिया था। उसके बाद कंपनी को डेंजर महसूस हुआ था, तो उन्होंने मछलीपट्टनम, आप देख सकते हो, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में उन्होंने मछलीपट्टनम की तरफ मूवमेंट हुआ उनका। और फिर उसके बाद सेंट जॉर्ज, फिर उसके बाद फोर्ट विलियम, ये सब पोर्ट हैं जो आज भी मौजूद है। और ऐसे ही, मगर जैसे ही फिर उन्होंने जैसे ही यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था मछलीपट्टनम में, फोर्ट विलियम में और सेंट जॉर्ज में, 1687 एडी में मुंबई वहाँ पे हेडक्वार्टर बन गया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आई थी। उनके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1668 एडी में, और उन्होंने अपना ट्रेड सेटअप किया था माहे में, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, ये सब साउथ साउथ में है। और चंद्रनगर, मछलीपट्टनम तो आपने ऊपर भी देखा, आंध्र प्रदेश में। तो 18th सेंचुरी में इंग्लिश और फ्रेंच इनको मतलब इन्होंने अपना कॉन्स्टेंटली एफर्ट दिए थे ट्रेड एस्टेब्लिश करने के लिए, और रूल पूरे वर्ल्ड में अपने झंडा गाड़ने के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारी अपनी टेरिटरीज बना ली थी। और बिटवीन 1746 और 1763 एडी में वहाँ पे 3 कर्नाटका वॉर्स हुए थे, इन्हीं दोनों इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी, हार गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत पावर थी तब के ज़माने में। और ऐसे ही बैटल एंड हो गया था। और धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश ने फ्रेंच पीपल को हरा दिया था, वैसे ही धीरे धीरे करते करते पोर्टुगीज भी छोड़ने लग गए थे। और उसके बाद पोर्टुगीज ने अपनी सारी टेरिटरी छोड़ दी थी, जैसे दीव, दमन, गोवा। और फ्रेंच ने अपनी चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी छोड़ दिया था। और मीनवाइल डच डच पीपल ने भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था इंडिया। फिर आता है ये बैटल ऑफ प्लेसी। तब बंगाल के रूलर थे सिराजुद्दौला, और इनकी इम्पल्सिव नेचर होने के कारण इनके अपोनेंट्स बहुत सारे थे स्टेट के अंदर, बंगाल स्टेट के अंदर ही। तो ये पीरियड के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक फोर्ट्रेस बनाई थी, ट्रेड सेंटर जो था उनका कोलकाता में, उसके आजू बाजू, जैसे बता सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, तब ये इनका ट्रेड सेंटर है, तो आजू बाजू ऐसे कुछ सर्कल शेप में एक फोर्ट्रेस बना दिया था इसकी प्रोटेक्शन के लिए, बिना परमिशन के नवाब की। और नवाब सिराजुद्दौला ने ये फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही ये न्यूज़ पहुंची चेन्नई में, एक स्मॉल आर्मी आई थी जो जिन जो रॉबर्ट क्लीव की लीडरशिप में थी, और बंगाल पहुंच गई हेल्प के लिए कोलकाता ट्रेड सेंटर की। और आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी की उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि स्ट्रांग थी, मगर उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उनको नवाब ऑफ बंगाल को हरा सके। तो रॉबर्ट
क्रू ने थोड़ा वक्त लिया और उसके बाद एक प्लान बनाया था नवाब को डिफीट करने का, मतलब हराने का। उसमें शामिल थे मीर जफर थे और सेठ हमीचंद। प्लान था कि उनको भी हम जोड़ लें अपने रणनीति में। तो नवाब एक ऐसे ही अननेसेसरी हैरेसिंग द पीपल, मतलब अ, ऐसे ही हैरेस करने लगे थे पीपल को, और पीपल को ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो एक वॉर डिक्लेयर कर दिया गया विलेज में, विलेज प्लासी में। और ये आपको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसको आप मार्क करके चल लीजिए, ये आएगा, ये आता भी है। बैटल ऑफ प्लासी की डेट जो कि 23 जून और 1757 एडी है। बैटल फील्ड ऑफ प्लासी ये मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। रॉबर्ट क्लीव के प्लान के अनुसार ये था कि मीर जफर हार जाए बैटल और सिराजुद्दौला डिफीट, मतलब सिराजुद्दौला को हारा हुआ घोषित किया जाए। और उसके बाद जैसे ही प्लान कामयाब हो गया और मीर जफर हार गए, बैटल ऑफ प्लासी एक ही आधे ही दिन में खत्म हो गया। और ऐसे ही और ये बैटल के रिजल्ट में कंपनी को 24 परगनाओं में, मतलब कस्बे होते हैं, बोल सकते हैं कि तालुका, गुजरात में तालुका बोलते हैं। तो 24 ऐसे तालुके में कंपनी को ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई। और मीर जफर को वो प्लान में थे, इसकी वजह से उनको नवाब बना दिया गया बंगाल का। तो फाउंडेशन ऑफ द कंपनी, और बैटल ऑफ प्लासी को बोलते हैं कि ये फाउंडेशन था कंपनी का रूल इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो फिर अगला आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में जैसे ही ब्रिटिशर्स ने मीर जफर को नवाब बना दिया था अपने फ़ायदे के लिए बंगाल का। तो ब्रिटिशर्स का प्लान ये था कि वो पूरी वेल्थ निकाल लें मीर जफर से। और क्योंकि उन्होंने बदले में मीर जफर को पावर दी थी, तो इसकी वजह से मगर मीर जफर जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसा नहीं चल रहा था। तो उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर को मतलब हटा दिया था नवाब के पद से, और मीर कासिम को बना दिया था नवाब। मीर कासिम अ, मीर कासिम तो मीर जफर से भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वेल्थ नहीं दे रहे थे। तो इसकी वजह से मीर कासिम को वापस निकाल दिया और मीर जफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने ऐसे ही रिवेंज लेने की सोची। तो उन्होंने अवध के जो नवाब थे शाह आलम, उनसे मदद के लिए बोला, और बोला कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और फाइट करते हैं कंपनी को, ताकि कंपनी हार जाए। तो बक्सर है, अ, बक्सर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, अ, इसको जो 22 अक्टूबर 1764 में यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी और यूनाइटेड आर्मी, जिसको बोलते हैं कि जो नवाब अवध, मीर कासिम और एक एक की वो है आर्मी है। और कंपनी यूनाइटेड आर्मी हार गई थी, तो यहाँ पे कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स मतलब दीवानी राइट्स बोल सकते हैं कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब वो अब बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी अब रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ से कंपनी ने अपना रूल
आगे बढ़ाया था। अगला आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू। और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर लेना। और एनटीएससी के ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, और मैं आपको समझाता रहूँगा। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका एनटीएससी का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने पूरे टाइम मुझे फॉलो किया, और मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा पिछले पास्ट ईयर पेपर्स का। तो एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू।